नमस्कार दोस्तों। आज मैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में बात करने वाली हूँ। रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी कि गठिया रोग या संधिवात। ये जोड़ों के में दर्द और सूजन करने वाली एक लंबी बीमारी है और ये हमारे देश में 1000 में से 7 लोगों में देखी जाती है लगभग। ये बीमारी हर उम्र के लोगों को असर करती है, बट ये सबसे कॉमन 20 से 45-50 साल वाले एज ग्रुप में होती है और महिलाओं में 3 गुना ज़्यादा देखी जाती है पुरुषों के कंपैरिजन में। तो इस बीमारी के रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लक्षण क्या हैं? इस बीमारी में हाथ की छोटी जोड़ों और पाँव की छोटी जोड़ों में दर्द, अकड़न, सूजन हो रही होती है। ये सूजन, अकड़न सबसे ज़्यादा सुबह में या जब आप कभी आराम करने के लिए बैठे हो, उस टाइम सबसे ज़्यादा होती है और जब आप कुछ काम करने लगते हैं, तो ये दर्द, सूजन कम हो जाती है। काम करने से, एक्टिविटी से इम्प्रूव हो जाता है आपका जॉइंट सिम्पटम्स। बहुत लंबे टाइम तक जब जोड़ों में दर्द, अकड़न, सूजन बनी रहती है, तो आपके जोड़ डिफ़ॉर्म्ड हो सकते हैं, विकृत हो सकते हैं। इस बीमारी में और क्या-क्या होता है? इसको असल में आर्थराइटिस बोलना गलत होगा, इसको रूमेटॉइड डिज़ीज़ बोलना ज़्यादा सही होगा क्योंकि ये हमारे शरीर के बहुत सारे अंगों में सूजन कर रही होती है, जिसके कारण हम और बहुत सारे लक्षण देखते हैं, जैसे कि आँखों में ड्राइनेस, ड्राइनेस के कारण बार-बार आँखों में लालीपन आ रही होती है, आपको आँसू के ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं। इसके कारण कई बार मुँह में भी बहुत ड्राइनेस देखी जाती है, आपके दाँतों में कम उम्र में सड़न आ जाती है इसके कारण। अ, जोड़ों और शरीर के अंगों में सूजन के कारण आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहे होते हैं, बहुत फटीग महसूस होता है, कई बार आपको बुखार जैसे फीलिंग होती है। 99, 100 जितना फ़ीवर मैक्सिमम देखा जाता है, बट अगर बुखार 100 के ऊपर जा रहा है तो रूमेटॉइड के अलावा दूसरी बीमारियों के लिए भी देखना ज़रूरी होता है। कुछ केसेज़ में हाथ की उँगलियों या एल्बो जॉइंट या पाँव की उँगलियों के आसपास में छोटे-छोटे नोड्यूल्स बन जाते हैं, जिनको रूमेटॉइड नोड्यूल्स बोलते हैं। जिन पेशेंट्स में ये नोड्यूल्स देखे जाते हैं, उनको ज़्यादा सीवियर अर्थराइटिस होता है जनरली। ये अर्थराइटिस में कई बार नर्व्स में सूजन आ रही होती है, जिसके कारण आपकी हाथ में, पाँव में आप नमनेस, टिंगलिंग, झुनझुनी जैसी ये फीलिंग महसूस कर सकते हैं। बहुत लंबे टाइम सूजन के कारण कई बार आपका भूख काफ़ी कम हो जाता है, जिसके कारण आपका वज़न कम होने लगता है। कुछ-कुछ केसेज़ में लंग्स में, हार्ट में, किडनी में भी सूजन देखी जाती है। लंग्स में सूजन के कारण लंग्स धीरे-धीरे सिकुड़ने लगता है कुछ केसेज़ में अराउंड 10% 15% केसेज़ में। लंग्स या हार्ट के मेम्ब्रेन्स के अराउंड पानी जमा हो सकता है। इस तरह से ये शरीर के काफ़ी अंगों में अलग-अलग प्रॉब्लम कर सकती है। इसलिए रूमेटॉइड डिज़ीज़ ज़्यादा अच्छा टर्म होगा इस बीमारी के लिए। तो ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता क्यों है? क्या प्रॉब्लम होती है जिसके कारण अर्थराइटिस हो सकता है? क्या हम इसको रोक सकते हैं? ये सवाल हमेशा आता है। सो रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून बीमारी है। ये हमारी इम्यून सिस्टम के गड़बड़ी के कारण होती है। इम्यून सिस्टम क्या? इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी की आर्मी है। ये हमें बाहर के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे या थ्रेट्स होते हैं जैसे कि डिफरेंट इन्फेक्शंस, वायरस, बैक्टीरिया, फंगल, पैरासाइट्स इनसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं, एलर्जन से प्रोटेक्ट करते हैं और इनकी जब टीचिंग होती है, इनके यूनिवर्सिटी में इनको सिखाया जाता है कि अ, ये अपना और पराया में डिफरेंस। उनको सिखाया जाता है कि अपने शरीर के अंगों के अगेंस्ट लड़ाई नहीं करनी है और बाहर का कुछ एक्सटर्नल एजेंट आपको दिखे शरीर में, उसके अगेंस्ट लड़ाई करके उसको ख़त्म कर देना होता है। तो कई बार टीचिंग के टाइम पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिसके कारण कुछ सेल्स हैं, वो एब्नॉर्मली बिहेव करते हैं। वो अपने शरीर के अंग को ही बाहर का समझने लगते हैं और उनको बाहर का समझ के उनके अगेंस्ट लड़ाई करने लगते हैं और अलग-अलग ऑटो इम्यून डिज़ीज़ में वो अलग-अलग ऑर्गन को चुनते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में उनका टारगेट ऑर्गन जॉइंट्स होता है, जिसके कारण जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न देख रहे होते हैं हम। इसके अलावा ये ऑटो इम्यूनिटी के अलावा और क्या-क्या फैक्टर्स हैं जो कि अर्थराइटिस करते हैं? तो उसमें जेनेटिक्स है। अगर आपके परिवार में किसी को कोई ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है या अर्थराइटिस है, आपके क्लोज़ फैमिली मेंबर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे आपके मम्मी-पापा, भाई-बहन, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स। इनमें अगर कुछ ऑटो इम्यून बीमारी है, तो आपका रिस्क लगभग 5 या 6 गुना बढ़ जाता है। नॉर्मली हम बोलते हैं 0.7 टू 1% हेल्दी लोग जिनकी फैमिली में किसी को भी नहीं है, उनको भी ये रिस्क होता है अर्थराइटिस होने का। तो ये जो ऑटो इम्यूनिटी और जेनेटिक्स है, इनको तो हम बदल नहीं सकते हैं और क्या-क्या पैरामीटर्स हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं जिससे कि हम अर्थराइटिस को रिस्क को कम कर सकते हैं। उनमें एक
बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो स्मोकिंग है। स्मोकिंग हम जानते हैं कि बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, जैसे लंग कैंसर उनमें से सबसे कॉमन है। स्मोकिंग जितने भी तरह के अर्थराइटिस है, रूमेटॉइड नहीं और भी जितने अर्थराइटिस हैं, उन सब का रिस्क बढ़ाता है और स्मोकिंग को क्विट करने से हम अर्थराइटिस का रिस्क को कम कर सकते हैं। और आपकी दाँतों की हाइजीन अगर आप उसको अच्छा रखें, तो भी आप अपना अर्थराइटिस का रिस्क कम कर सकते हैं। एक्चुअली दाँतों के सड़न की एक बीमारी होती है जिसको पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं। ये एक बैक्टीरिया होता है पोरफायरोमोनास जिंजीवैलिस। इस बैक्टीरिया ये जो बैक्टीरिया है ये आर्थराइटिस वाले जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको बनाने में मदद करता है और इस तरह से आर्थराइटिस का रिस्क बढ़ाता है। तो हम अपना डेंटल हाइजीन अगर इम्प्रूव करें तो भी हम अपना आर्थराइटिस का रिस्क कम कर सकते हैं। तीसरा हमारा खान-पान और ओवरऑल हेल्थ जो कि हमारे इंटेस्टाइन में कितने गुड बैक्टीरिया हैं और कितने बैड बैक्टीरिया हैं, उसका बैलेंस डिसाइड करते हैं। तो आंतों का जो बैक्टीरिया का बैलेंस है, वो भी अर्थराइटिस का रिस्क पे असर डालता है। तो इस पे हम काम कर सकते हैं। खाने के बारे में अर्थराइटिस में क्या कर सकते हैं, ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तो अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की डायग्नोसिस कैसे बनती है? हमें कैसा पता चले कि अगर हमें जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस ही है या कोई और बीमारी है? तो नॉर्मली इसके लिए आपके पूरे शरीर का जॉइंट्स का एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन किया जाता है। आपके बहुत सारे ब्लड टेस्ट ऑर्डर किए जाते हैं, जैसे रूटीन ब्लड टेस्ट, आपके ब्लड काउंट, किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन ये सब कैसा है। और अर्थराइटिस के कुछ स्पेशल रिपोर्ट्स होते हैं जिनको रूमेटॉइड फैक्टर और एंटी-सीसीपी एंटीबॉडी बोलते हैं। प्लस जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है डायग्नोसिस में वो है आपके डॉक्टर का। वो एक डिटेल एग्जामिनेशन करते हैं और देखते हैं कि आपकी जो अर्थराइटिस है वो किसी और कारण से तो नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है डायग्नोसिस में कि जो अर्थराइटिस है वो कोई और कारण तो नहीं है जो एक्सप्लेन कर सकता है अर्थराइटिस। अगर ऐसा कोई कारण नहीं मिलता है और अर्थराइटिस की एंटीबॉडीज पॉजिटिव है, तब रूमेटॉइड अर्थराइटिस की डायग्नोसिस बनती है। 4 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है अर्थराइटिस के डायग्नोसिस में। जो क्राइटेरिया है डायग्नोसिस के वर्ल्ड ओवर जो यूज़ की जाती है वो ये 4 चीज़ें देखती है। आपके जोड़ों में कितना दर्द और सूजन है, कितने सारे जोड़े इन्वॉल्व्ड हैं, शुरुआत में या धीरे-धीरे करके कितने ऐड हुए हैं, आपके आर्थराइटिस वाले रिपोर्ट्स कैसे हैं, जैसे रूमेटॉइड फैक्टर और एंटी-सीसीपी एंटीबॉडी। आपके सूजन वाले मार्कर्स कैसे हैं, आपका ईएसआर कितना बढ़ा हुआ है, आपकी सीआरपी कितनी बढ़ी हुई है और कितने लंबे टाइम से ड्यूरेशन है। जितना लंबा टाइम होता जाता है, उतना ज़्यादा गठिया रोग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब आर्थराइटिस की डायग्नोसिस हो गई, उसकी ट्रीटमेंट कब तक चलेगी? कितने लंबे टाइम तक चलेगी? किस तरह की ट्रीटमेंट है? क्या हम 1 महीने में बंद कर सकते हैं ट्रीटमेंट? नहीं दोस्तों। सो रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक लंबे टाइम चलने वाली बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायरॉइड। इस जैसे इन बीमारियों का इलाज चलता है, वैसे ही अर्थराइटिस का इलाज चलता है। इसको हम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और अगर हम इसको कंट्रोल में रखें, तो इसके साथ हम नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। जो कॉमन प्रॉब्लम होती है, लोग अर्थराइटिस की ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते, उनको लगता है कि ट्रीटमेंट में सिर्फ़ पेन किलर्स और स्टेरॉइड्स हैं। पेन किलर और स्टेरॉइड बहुत टेम्परेरी यूज़ होता है अर्थराइटिस की ट्रीटमेंट में। अर्थराइटिस की ट्रीटमेंट की जो मेन दवाइयाँ हैं, उनको डीमार्ट्स बोलते हैं, डिज़ीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमैटिक ड्रग्स। वो उस एरिया में बहुत रिसर्च चल रहा है और बहुत अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, जिनके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह बिल्कुल नहीं है, अगर आप डॉक्टर के सुपरविज़न में लें। तो कौन से डॉक्टर अर्थराइटिस की ट्रीटमेंट करते हैं? सो अर्थराइटिस की ट्रीटमेंट करने वाले जो डॉक्टर्स हैं उनको रूमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। ये अर्थराइटिस और बाकी ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ का इलाज करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि अर्थराइटिस के बारे में और इन्फॉर्मेशन बढ़े। मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब लोग एक्चुअली अर्थराइटिस को सही नाम से बोलें, उसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस बुलाएँ। अलग-अलग भाषा में अलग-अलग नाम से थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है और नॉर्मल लोगों को आइडिया नहीं लग पाता है कि क्या चल रहा है। और आप कमेंट करें इस वीडियो पे। अर्थराइटिस के बारे में जो और इन्फॉर्मेशन है, कौन-कौन सी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, डाइट में क्या चेंज कर सकते हैं, एक्सरसाइज़ेज़ क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी में इस अर्थराइटिस के साथ कैसे डील कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे। धन्यवाद।